नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सेबी ने शुक्रवार को शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्क पर एक सर्कुलर जारी किया और सख्त कदम उठाते हुए नेकेड शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा दी गई। सर्कुलर में कहा गया कि संस्थागत निवेशकों को नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है और ये शॉर्ट सेलिंग से कैसे अलग है। सेबी के सर्कुलर में और क्या कहा गया है और इस सबका बाजार पर क्या होगा असर, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में। और हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन जी, जो इन सवाल के जवाब देंगे। नमस्कार रजत जी। नमस्कार जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि ये शॉर्ट सेलिंग पर सेबी का सर्कुलर क्या है आखिर? श्रेया, तो शॉर्ट सेलिंग पे ये सेबी का सर्कुलर अभी जब शुक्रवार को बाजार बंद हुआ 5 जनवरी को तब आया है। लेकिन ये एक फ्रेमवर्क है शॉर्ट सेलिंग का, जिसके ऊपर एक मास्टर सर्कुलर पहले ही आ गया था 16 अक्टूबर 2023 को। तो आप ये मान लीजिए कि उसी का एक एक्सटेंशन है। जो मास्टर सर्कुलर था उसमें ऑलरेडी डिफाइंड था। वैसे भी एफआईआईज शॉर्ट पोजीशंस, नेकेड शॉर्ट पोजीशंस नहीं ले सकते हैं मार्केट में, लेकिन इस सर्कुलर में एक फ्रेमवर्क को और डिफाइन कर दिया गया है। तो उसका एक वर्जन ही समझ लीजिए, जो 2023 में मास्टर सर्कुलर आया था उसी पे ही एक और शॉर्ट सेलिंग पर सेबी का सर्कुलर आया है। इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ेगा। और इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सर्कुलर में लिखा क्या है। निवेशकों के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग को क्या बैन कर दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, डरिए घबराइए मत। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा आप। इसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या जो शॉर्ट सेलिंग के नियम है वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो कुछ डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो सर, सर्कुलर में लिखा क्या गया है? जी, सर्कुलर में मोटी बात ये लिखी गई है कि जो शॉर्ट सेलिंग है, शॉर्ट सेलिंग जैसे कि मैं आपको अगर ये बताऊं तो एक तरीके से आपके पास शेयर्स हैं नहीं और आप जाके उसे मार्केट में बेच देते हो, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्योंकि एक्सचेंज को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने पहले बेचा और बाद में खरीदा, मुनाफा कमाया, या फिर पहले खरीदा और बाद में बेचा। एक्सचेंज को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है और आपने इंट्राडे में उन्हें जाकर बेच दिया है पहले, इस उम्मीद में कि शेयर का प्राइस वहां से नीचे जाएगा और आप मुनाफा कमाएंगे बाद में खरीद कर, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये सर्कुलर मुख्यतः शॉर्ट सेलिंग के ऊपर ही है। और सर्कुलर में साफ तौर पर बताया गया है कि सभी क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, उनको शॉर्ट सेलिंग करना परमिटेड है जब तक उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं। तो इंस्टीट्यूशंस भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं अगर उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं, तो एज अ हेजिंग पर्पस वो बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स, चाहे उनके अकाउंट में शेयर्स हैं या फिर नहीं हैं, वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो रिटेल निवेशकों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इंस्टीट्यूशन शॉर्ट सेलिंग तब तक कर सकते हैं जब तक उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं, यानी कि वो सिर्फ हेजिंग पर्पस के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सर्कुलर में लिखा गया कि संस्थागत निवेशक नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, तो एक शब्द जो सर ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? और आपने एक जो वर्ड हेज अभी जिक्र किया, वो भी लेमैन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझा कि उसका मतलब क्या है। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं समझा दूं कि जो शॉर्ट सेलिंग है ना, ये की कैसे जाती है। सपोज कीजिए कि आज आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो नीचे जाने वाला, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, और आपके पास वो शेयर्स हैं ही नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, लेकिन आपको पता है कि वो शेयर इंट्राडे में नीचे जाएगा। तो आप क्या करोगे? पहले आके आप बेचना चाहोगे। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू आर अलाउड टू सेल, आप पहले बेच सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव अब इंट्राडे में नीचे आ गया तो बाद में आप खरीद सकते हो, और एक्सचेंजेस इसकी अनुमति देते हैं कि आप इंट्राडे में ये काम कर सकते हो, पहले बेचकर बाद में खरीद सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो अगर भाव गिर जाए तो। अब एक बहुत ही थिन लाइन और डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट सेलिंग एंड नेकेड शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में हम बार बार ये बोल रहे हैं कि इस सर्कुलर के हिसाब से शॉर्ट सेलिंग का मतलब वो है कि आपके डीमैट खाते में अगर रिलायंस के शेयर्स होंगे तभी आपके पास अनुमति होगी कि आप ये शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और नेकेड शॉर्ट सेलिंग मतलब ये है कि आपके पास डीमैट खाते में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं है और आके आपने बाजार में बेच दिया, तो उसे बोलेंगे नेकेड शॉर्ट सेलिंग। तो ये जो सर्कुलर आया है इसमें एफआईएस, इंस्टीट्यूशंस डीआईएस भी हो सकते हैं, एफआईएस भी हो सकते हैं, हम उनको सागर निवेशक का नाम देते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को नेकेड शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, यानी कि अगर इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर्स नहीं है डीमैट खाते में तो वो आकर बेच नहीं सकते हैं इंडियन मार्केट्स में।
तो इसलिए ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग में आपके डीमैट खाते में शेयर्स है नहीं और आप हम्म। बेचने जा रहे हो, और शॉर्ट सेलिंग मतलब कि आपके डीमैट खाते में शेयर्स हैं और फिर आप बेचने जा रहे हो। तो सर क्योंकि सभी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हमारे पास शेयर्स हैं ही नहीं तो हम इसे बेच कैसे सकते हैं। जैसे शॉर्ट सेलिंग में बताया कि हम हाँ, तो आपके पास ये होते तो हैं। अलाउड हाँ है। जी। ये तो देखिए, हम्म। ये तो हम्म। एक्सचेंजेस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपने जी। पहले बेचा या फिर बाद में खरीदा। उनको नहीं पता, नेट पोजीशन जो वो जीरो होनी चाहिए, तभी तो हम्म। शॉर्टिंग का अपने आप में महत्व है। अगर आप सुबह मानते हो कोई शेयर चढ़ रहा है तो आप उसको खरीद के बाद में बेचकर पैसा कमाते हो। अगर आपको हम्म। लगता है कि कोई शेयर गिरने वाला है तो पहले उसे बेच दो, और फिर दोपहर होते होते जैसे भाव नीचे आता जाए तो उसको फिर आप खरीद सकते हो। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। जो दूसरे वाला तरीका हम्म। है इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें एक्सचेंजेस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को इसमें कोई लेना देना नहीं है कि आपने हम्म। क्या किया था, पहले बेचा था या खरीदा था। टाइमिंग इज नॉट हम्म। इम्पॉर्टेंट, नेट पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट। नेट ठीक पोजीशन है। ठीक होनी चाहिए जी। आपने भी बताया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सर्कुलर में क्या गया है, क्या कहा गया है, लेकिन क्या रिटेल निवेशक नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं? हाँ, रिटेल निवेशक, उनके लिए इस सर्कुलर में कुछ नहीं कहा गया है। रिटेल हम्म। निवेशक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, नेकेड शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है। और इशू ये इस बात हम्म। का है कि जैसे ये सर्कुलर आया वैसे ही बहुत प्रश्न आने शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पे कि रिटेल इन्वेस्टर जी। के लिए क्या शॉर्ट सेलिंग के नियम बदल गए हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम्म। रिटेल निवेशकों के लिए कोई शॉर्ट सेलिंग के नियम नहीं बदले हैं। अगर आप सुबह जाके अगर आप कोई भी शेयर बेचना चाहो, वो आपके अकाउंट में हो ना हो, आप उसको बेच सकते हो। इंट्राडे में बेच सकते हो। अगर फ्यूचर्स करना चाहो, फ्यूचर्स में शॉर्टिंग करना चाहो तो कर सकते हो। सर्कुलर में हम्म। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए लिखा गया है कि इंस्टीट्यूशंस भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर उनके खाते में शेयर हाँ। तो वो बेच सकते हैं, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर खाते में नहीं है पर्याप्त मात्रा में शेयर, तो फिर हम्म। वो बेच नहीं सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये एक ये वैसे ये सर्कुलर में कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये हम्म। ही रूल था इंस्टीट्यूशंस के जी। लिए कि वो नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में। ठीक है। जब हम शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं उसको ना सर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ये क्या है एसएलबी, क्या है ये, इसका फंडा क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशंस हम्म। को अगर नेकेड शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, हम्म। और फिर भी अगर बेचने का मन हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो संस्थागत निवेशकों के पास या फिर किसी भी के पास एक टूल हम्म। है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मैकेनिज्म है, एक स्कीम है जिसका नाम है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। यानी कि हम्म। आपको जब आप बेच रहे हो फ्यूचर्स में कोई शेयर, तो फिर आपके पास वो डिलीवरी लगाने के लिए भी तो होनी चाहिए। यानी कि आपके पास शेयर्स होने भी तो चाहिए। वो आपके पास अभी है नहीं, तो क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो शेयर्स मार्केट से। उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। तो उस शेयर को उधार लेने के लिए आपको ब्याज भी देना होता है और निर्धारित हम्म। अवधि होती है इसके लिए। यानी कि जो लेंडर है वो पहले से ही ब्याज तय कर देगा कि भैया ये मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, ये आप ले लो, इतना ब्याज मेरे को दे देना। चाहे वो, हम्म। और अवधि भी डिफाइन कर देगा, 15 दिन के लिए या फिर 30 दिन के लिए या फिर 45 दिन के लिए, जितने के लिए आपको शॉर्टिंग करनी है। आप ये हम्म। वाले शेयर्स मेरे डिलीवरी में लगा सकते हो और मेरे को इसके बदले ब्याज दे देना। तो हम्म। ये वाली स्कीम होती है, पर इसमें ना रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, क्योंकि हम्म। ये है बहुत थिन मार्केट। अभी ऐसी वाली मार्केट नहीं कि आपको जाओगे और आपको एकदम से शेयर मिल जाएंगे, ब्रोकर आपका बोलेगा हाँ ठीक है आप कर दो शॉर्ट और उसके बाद सिक्योरिटी लेंडिंग प्रोग्राम में आ जाना, उसमें मैं आपको शेयर दे दूंगा। इतनी सिंपल वाली मार्केट नहीं है। हाँ, लेकिन जो लेंडर्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक्स होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्क हम्म। इंडिविजुअल्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो एज अ लेंडर इसमें काम करते हैं। बोरोअर्स भी होते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है कभी कभी आर्बिट्राज डेरिवेटिव्स में इस काम को करने की। शॉर्ट सेलर्स को हम्म। जरूरत पड़ती है, मार्केट मेकर्स को जरूरत पड़ती है, और बड़े रिटेल हम्म। ट्रेडर्स को भी जरूरत पड़ती है। तो वो एसएलबी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके, अगर उनके पास शेयर्स नहीं है डिलीवरी लगाने के लिए और उन्होंने शॉर्ट कर रखे हम्म। हैं, तो वो उधारी लेकर शेयर्स और फिर उसकी डिलीवरी दे सकते हैं। तो क्या ये शॉर्ट सेलिंग के अंतर्गत ही आता है सर, ये हाँ, एसएलबी? ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी तो इसको खैर अभी हम्म। ये भी है कि उसको प्रमोट भी करना चाहता है, बिकॉज हम्म। सिक्योरिटीज लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए एक तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, पारदर्शिता लेके आता है कि देखिए, हम्म। अगर ये वाले जो शेयर्स आपके पास नहीं है और आपने शॉर्ट कर रखे हैं, तो फिर आप किसी से बोरो करके आप उसको हम्म। उसके अगेंस्ट डिलीवरी लगा सकते हो। तो ये शॉर्ट सेलर्स के लिए एक टूल है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अभी इस सर्कुलर में तो ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि इंस्टीट्यूशंस अगर हम्म। शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो एसएलबी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म का यूज करके
उन शेयर्स को बतौर डिलीवरी दे सकते हैं अगर उन्होंने कोई शॉर्ट पोजीशन ले रखी है तो। लेकिन फिर मैं कहूंगा अगर इस सर्कुलर को आसान भाषा में समझना है तो उसमें सिर्फ आप ये समझिए कि इंस्टीट्यूशंस को नेकेड शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। एज अ हेज वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, जैसे सपोज करो उनके पास कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है या सर, ये हेज जो टर्म आपने अभी बोला वो हमारे दर्शकों को, हालांकि हमारे दर्शक बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये बस तक देखते रहते हैं, उनको पता भी होगा, लेकिन जो कोई ऐसा तबका है जिनको नहीं मालूम है उनके लिए आप ये आसान भाषा में तोड़कर बता दें। हेजिंग का मतलब ये कि जैसे आपके पास किसी भी स्टॉक की प्लस पोजीशन पड़ी है, सपोज करो भारी भरकम पोजीशन पड़ी है, फिर से रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसकी पोजीशन आपके पास पड़ी है और आपको पता है कि अब रिलायंस बहुत ज्यादा खिंच गया, यहां से ज्यादा उम्मीद नहीं है चढ़ने की, तो फिर आप उस पोजीशन को बेचना नहीं चाहते हो मार्केट में, वो रिलायंस के शेयर्स पड़े हैं तो पड़े रहने दो। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो आप क्या कर सकते हो, वायदा कारोबार पे आ सकते हो और रिलायंस में फ्यूचर्स को बेच सकते हो। अब फ्यूचर्स में बेचोगे और रिलायंस की पोजीशन पहले से पड़ी हुई है कैश में, तो इसको बोलेंगे हेज। और यही है शॉर्ट सेलिंग। ऊपरी स्तरों पे आपने रिलायंस की फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। तो नेकेड तब होता है जब रिलायंस के फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया होता है और रिलायंस की होल्डिंग आपके पास नहीं पड़ी होती। तो डिफरेंस ये है। तो अभी अगर आप हेज करना चाहते हो, रिलायंस की पोजीशन आपके पास है, आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो और आप उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ऊपर आके रिलायंस का फ्यूचर बेच सकते हो या फिर कोई कॉल बेच सकते हो ऊपर से। तो एज अ प्रॉफिट आपका उतना लॉक हो जाता है और उसके बाद का जो प्ले होता है आप सिर्फ डेरिवेटिव से कर रहे होते हो। तो दिस पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड हेज। ये एक सिंपल एग्जांपल के तहत लीजिए आपको। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिससे पोजीशन को हेज किया जाता है। फ्यूचर टू फ्यूचर हेज होता है, फ्यूचर ऑप्शन में हेज होता है, स्पॉट फ्यूचर में हेज होता है और स्पॉट ऑप्शंस के जरिए भी हेज होता है। तो इंस्टीट्यूशंस अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस क्लाइंट्स के लिए हेज करने के लिए वो वायदा कारोबार पे इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट करके हेज करते हैं मार्केट में। ठीक है, आखिरी सवाल सर कि इस सर्कुलर से बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा बाजार पर? देखिए, सर्कुलर में ये भी एक चीज लिखी थी कि संस्थागत निवेशकों को शॉर्ट सेल अगर वो करते हैं तो उससे पहले, ट्रांजैक्शन से पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा और रिटेल निवेशकों को उस दिन की ट्रेडिंग खत्म होने के बाद डिस्क्लोजर देना होगा। इतनी बारीकी में जाने का जरूरत भी नहीं है, ये तो पहले से ही ब्रोकर को पता है कि अगर आपके पास शेयर्स हैं, आप नेकेड आप शॉर्ट कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप नेकेड शॉर्ट कर रहे हो, तो ब्रोकर के पास तो पहले ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन जो ये लिखा हुआ था, ये जस्ट और स्पेसिफाई करने के लिए लिखा है सभी ने। बाजार पे इसका कोई बहुत बड़ा असर होगा नहीं, क्योंकि ये ना पहले ही 2023 में अक्टूबर में ये सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर आ गया है। अब इसके और बारीकी से पॉइंट्स आए हैं इस बार। तो ऐसा मत समझिए कि बाजार एकदम से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ये किया क्यों जा रहा है? ये और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी के स्टॉक्स कैसे धड़ल्ले से टूटते चले गए थे। अब किसी ने शॉर्ट, नेकेड शॉर्ट किया नहीं किया वो बात की बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही, किसी को एडवांटेज मिला या नहीं मिला वो तो अभी बाद में सेबी आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन इसी के लिए ही ये एक्सचेंजेस चाहते हैं, सेबी चाहते हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और नेकेड शॉर्ट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की वहां पर रोक लगा दी जाए। अगर होल्डिंग है और आप एज अ हेजिंग पर्पस कर रहे हो तो देखो, आप एक तो कॉन्फिडेंट हो अपनी पोजीशन को लेके, आपने कैश मार्केट में खरीद रखी है, उसके बाद आप शॉर्ट कर रहे हो तो दैट इज अलाउड, वो आप हेजिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसे धड़ल्ले से शॉर्ट कर दोगे सुबह सुबह आके, भैया मुझे पता है ये तो गया ये वाला जो सेक्टर है या फिर ये वाला जो स्टॉक है या फिर ये वाला जो ग्रुप एंटिटी के खिलाफ शॉर्ट करने लग जाओगे, तो फिर मार्केट में ना वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। उस वोलेटिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी चाहते हैं कि कुछ कड़े नियम इंपोज किए जाए और उसी के चलते इंस्टीट्यूशंस के लिए नेकेड शॉर्ट सेलिंग पे रोक लगाई गई है। बस इस सर्कुलर में इतना ही था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये सारे सवाल के जवाब देने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत में शॉर्ट सेलिंग जनवरी 2023 से चर्चा में आया, जब शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर शेयरों के भाव को अनैतिक तरीके से भगाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट जारी किया था। उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद कई कंपनियों ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाया था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या है ये समझ आ गया होगा। और अगर एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एक चीज और जी। स्पेसिफाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये तो बताया था कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर भी रोक है। इंडियन मार्केट्स में इंस्टीट्यूशंस इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
तो ये भी पर रिटेल निवेशक तो कर सकते हैं। हाँ, रिटेल निवेशकों के लिए कोई खतरा हाँ। नहीं है। इसको बिल्कुल इस तरीके से लीजिए कि रिटेल निवेशकों के लिए जो नियम पहले से थे वो वैसे के वैसे ही हैं। आप इंट्राडे भी शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हो। आप अगर पूरी सीरीज में शॉर्ट लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो एज ए रिटेल इन्वेस्टर। ये इंस्टीट्यूशंस इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना है इस समय मार्केट में ना, तो इसलिए ये जो रूल है ये इम्पोज किया गया है। तो इंस्टीट्यूशंस के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते और दूसरा और नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं नेकेड कर शॉर्ट सकते। नहीं कर सकते। जी ठीक है, तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी हमसे बात करने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए बिस्तक।